जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने उसी टॉपिक को लेकर जिसको आगे पढ़ना है। दोस्तों पार्ट 6 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है बल और गति। गति के बारे में हमने पढ़ा है और बल के बारे में भी हमने पढ़ा है। बल की एक सटीक परिभाषा क्या हो सकती है वो बात भी मैंने आपको बताई है और गति के नियमों की शुरुआत हम कर चुके थे। और इससे पहले हमने गति की समीकरणों को भी व्युत्पन्न करके देखा है कि गति की समीकरणें वेग समय ग्राफ से किस तरीके से व्युत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों गति के लिए हमने बात की है आपसे और बल के लिए बात की है। बल की परिभाषा में मैंने आपसे ये कहा है कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करती है। वो परिवर्तन करने का केवल प्रयास करेगा, बल है ना, तो वो बल कहलाएगा। वो बल परिवर्तन होना जरूरी नहीं है कि बल परिवर्तन करेगा वस्तु की स्थिति को बदलेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्योंकि पहाड़ या दीवार को धक्का मारा जाए, किसी भारी वस्तु को धक्का मारा जाए तो ऐसा होगा कि वो नहीं भी सरकेगी, तब भी बल तो लगाया होगा। ये बात हमने की। गति के नियम पढ़े हैं। गति के नियमों में पहला नियम जो हमारा है वो इस तरीके से है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, यदि कोई वस्तु है तो वस्तु गतिशील की गतिशील ही रहेगी और तब तक वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दोस्तों इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम हम कह रहे थे और ऐसा बोला कि जड़त्व जो है वो, जैसे कि मैं द्रव्यमान के लिए अगर कहूं तो उससे रिलेटेड है, यानी द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ये भी है। दोस्तों हमने बात की है कि प्रथम नियम को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है स्थिर अवस्था का नियम और दूसरा है गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम। तो गतिशील अवस्था के जड़त्व नियम और स्थिर दोनों के लिए हमने पढ़ा है। स्थिर में हम ये कहेंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी और तब तक वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा गति अवस्था का नियम, जिसमें हमने ये कहा है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये था प्रथम नियम। और आज आगे हम बात करने जा रहे हैं गति के द्वितीय नियम की। तो दोस्तों गति का जो द्वितीय नियम है, गति का द्वितीय नियम, इस नियम को मैंने आपसे कहा है कि एक और नाम है जिसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम या गति का द्वितीय नियम क्या है, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि यदि कोई गेंद को मारा जाए और आपसे बोला जाए कि इस गेंद को रोकिए, आप इसकी गति का विरोध कीजिए, सामने से आके आप उस बॉल को कैच करना चाह रहे हैं, आप आसानी से कर लेंगे। अब वो जितने भी द्रव्यमान की है, मान लीजिए वो आधा किलो या 1 किलो है, आप उसे रोकने में सफल हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप किसी छोटी सी बंदूक की जो गोली है उससे, गेंद से लगभग आधी द्रव्यमान की, उससे 1/4 द्रव्यमान की बंदूक की गोली है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं, कोई नहीं रोक सकता उसे। अगर रोकने की कोशिश की जाती है तो बहुत भयानक होगा। दोस्तों ज्यादा द्रव्यमान की जो गेंद है उसे रोक पाते हैं और कम द्रव्यमान की जो वस्तु है उसे हम रोक ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि उसका संवेग ज्यादा है। अब संवेग का मतलब हम समझे नहीं कि संवेग क्या है। दोस्तों संवेग भी, जैसे बल एक भौतिक राशि है, वेग एक भौतिक राशि है, वैसे संवेग भी एक भौतिक राशि है। दोस्तों इस संवेग को सबसे पहले तो हम किस तरीके से समझे, तो मैं आपसे संवेग के लिए ये कहूंगा, देखो स को हटा दिया जाए तो एक प्रकार का वेग ही है, लेकिन संवेग को दोस्तों P से रिप्रेजेंट करते हैं और मैं ये कहूंगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी m व वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए कितनी आसान बात है। वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो वो किस तरीके से गति कर रही है। देखिए वेग जो है वो उस वस्तु का, कोई वेग तो गतिशील वस्तु का ही हो सकता है, विरामावस्था में होगी तो वेग 0 होगा, लीजिए, और उसके द्रव्यमान, इन दोनों के गुणनफल को
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी P इज इक्वल टू M और क्या होगा? V होगा। ये है दोस्तों संवेग। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो ये होगा, है ना। P इज इक्वल टू एम वी मैंने आपसे कहा है। यदि आप देखना चाहें तो यही होगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। तो ये है संवेग। दोस्तों उस वस्तु का संवेग ज्यादा है, इसलिए आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। एक तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल की बात कर रहा हूं, उसका यदि वेग ज्यादा है, वेग क्या है? ज्यादा, तो वस्तु को नहीं रोक पा रहे, नहीं रोक पाते। द्रव्यमान और वेग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो वस्तु भयानक हो सकती है अगर उसे रोका गया तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वस्तु को रोक पाना संभव नहीं होगा। आप छोटी सी हल्की वस्तु को भी नहीं रोक सकते अगर वो तेजी से गति कर रही है। तो इस तरीके से, और इसी पे आधारित है आपका द्वितीय नियम। अब सुनिए, द्वितीय नियम यानी गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम आपसे क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम आपसे ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। अच्छा नियम, और गति के तीनों नियम में सबसे महत्वपूर्ण भी है। और इसको लेकर एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे जो होगा संवेग संरक्षण, वो भी हम पढ़ेंगे इसी को लेकर। दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम में ये कहा गया है, मैं इसका कथन आपको लिख के बता देता हूं कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार आप भी साथ साथ लिखे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के, उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, दोस्तों संवेग को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और परिवर्तन को डेल्टा से, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। दर के लिए समय का भाग लगाते हैं, ऐसा मैंने आपसे कहा है। तो लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि माना कोई वस्तु ही मानते हैं, माना कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है, तब उस पर बल F लगाने से उसका वेग t समय पश्चात बढ़कर v हो जाता है। देखिए, अतः मैंने माना कि एक कोई वस्तु है और वो वस्तु u वेग से, उसका प्रारंभिक वेग अगर आप देखें तो प्रारंभिक वेग है u, वो वस्तु u वेग से गति कर रही है और उस पर बल लगाया जाता है F, और F बल लगाने के बाद जब तक t समय बीत चुका होता है, बल F लगाने से t समय पश्चात उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है? वेग बढ़कर v हो जाता है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, लगने वाला बल। तो यहाँ अगर मैं इसके संवेग की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं संवेग की बात करता हूं तो वस्तु का जो पहले संवेग था, है ना, प्रारंभ में जब वस्तु थी तो उस समय उसका संवेग था द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहता है। तो द्रव्यमान तो वस्तु का है जितना ही रहेगा, भले उस पर बल लगे या ना लगे, तो द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान के साथ वेग, लेकिन प्रारंभ में संवेग कितना था, इस बात को मैं P1 कह देता हूं। वेग बढ़ गया तो संवेग भी तो बढ़ेगा, तो प्रारंभ में वेग था u, तो पहले संवेग क्या था? P = mu। लेकिन t समय पश्चात, ऐसा लिखता हूं, t समय पश्चात
उसका वेग कितना हो जाता है बढ़ करके v हो जाता है, तो mv। दोस्तों यहां अगर आप देखो तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के लिए संवेग में परिवर्तन को दोस्तों डेल्टा पी से लिखते हैं, और संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, तो P2 माइनस P1, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों। मैंने इस नियम को समझाने के लिए क्या किया है, आप कैसे याद करेंगे उसके लिए मैंने बात अपनाई है। क्या अपनाई है कि माना कोई वस्तु u वेग से गति कर रही थी, मान लीजिए ना कि कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है और उस पर हमने बल F लगाया है, धक्का लगाया उसको। F लगाने के बाद t समय पश्चात उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, u से बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो संवेग पहले का संवेग यानी जब u वेग था तो संवेग द्रव्यमान इंटू वेग यानी m इंटू u, P2 दूसरा संवेग को P2 मान लेते हैं और t समय बाद बल लगने के बाद द्रव्यमान इंटू वेग कितना हो जाता है, वेग बढ़कर v, तो द्रव्यमान इंटू वेग यानी mv लीजिए। तो ये दोनों संवेग के लिए लिखे। अब संवेग इतने से बढ़कर इतना हुआ, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ उसके लिए हम इसमें से ये घटा लेंगे P2 माइनस P1। अच्छा, संवेग में परिवर्तन को हम डेल्टा P से लिखेंगे, तो ये संवेग में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है मतलब क्या है, P2 का मान कितना है mv माइनस P1 का मान है mu। संवेग में परिवर्तन के लिए मैं ऐसे लिखता हूं कि डेल्टा P जो है वो mv माइनस mu के क्या है बराबर, यानी डेल्टा P में अगर m कॉमन लिया गया तो v माइनस क्या है u। संवेग में परिवर्तन इतना हुआ है। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है दोस्तों, इतना हुआ है बच्चों। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नियम आपसे क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान रखें कि संवेग में परिवर्तन, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग है सॉरी, संवेग में परिवर्तन की दर, दर के लिए समय का क्या लगाते हैं भाग, तो इसमें समय का भाग लगाइए, फिर वो आएगी संवेग में परिवर्तन की दर। लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संवेग में परिवर्तन की दर, और वो दर कितनी हो जाती है, दर हो जाती है mv माइनस u बट्टे t, mv माइनस u बट्टे t। ये संवेग में परिवर्तन की क्या है दर है बच्चों। यहां हम क्या करने वाले हैं, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर यानी ये दर उस पर आरोपित बाह्य बल F के समानुपाती होती है। लीजिए मैंने यहां इस नियम को बिल्कुल इस रूप में लिख डाला। संवेग में परिवर्तन की दर, ये लीजिए संवेग में परिवर्तन की दर उस पर बाह्य बल के क्या होती है समानुपाती, F के क्या होती है समानुपाती, F के समानुपाती, ये लिख रहा है, ये लिख, ये है नियम। बस इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, आप इस नियम को लिख सकते हैं। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग को कहते हैं संवेग। संवेग में ये क्या है परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है बल के। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। अगर संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो दोस्तों ये बल भी बढ़ेगा। अगर संवेग में परिवर्तन की दर घट रही है तो बल भी घटेगा। ये मतलब है समानुपात का। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा, तो बल इस तरीके से होता है। ये है आपके गति का द्वितीय नियम, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं बच्चों। द्रव्यमान है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और समय है आपके पास t बच्चों। यहां यदि मैं एक छोटा सा काम और करता हूं कि ये समानुपात हटा देता हूं, देखो आया क्या, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि बल F समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। ये आपके फॉर्मूला आया है। समानुपात जब हटेगा बच्चों तो लगेगा नियतांक, और वो नियतांक के, नियतांक का मतलब एक फिक्स मान होता है, दूसरा कोई नहीं, कोई भौतिक राशि नहीं है। ये एक फिक्स मान है जिस मान से इसे गुणा करने पर ये समानुपाती नहीं बल्कि बल के क्या हो जाएगा बराबर। एक ऐसा मान है ये वाला के कि इसको इससे मल्टीपल करने पर F इसके क्या हो जाएगा बराबर, यानी के क्या है यहाँ पे नियतांक है। लीजिए m v माइनस u बट्टे t, ये पूरा लिख देता हूं बट्टे t। लीजिए ये है यहाँ पे कहने की बात। लीजिए
F इज इक्वल टू के एम वी माइनस एम यू या एम वी माइनस यू, जब एम कॉमन लिया गया तो ये बात होगी, तो बल ये लग रहा है ना, तो बल इतना होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहां से बात करूं कि बल का मात्रक क्या होगा बच्चों, यहां लिख रहा हूं, यहां से बात करता हूं कि बल का मात्रक क्या होगा, है ना, मात्रक किसका, बल का, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूले से मात्रक निकाल लेना है, तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि ऊपर क्या है, m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इनटू ये दोनों क्या है, वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर, बट्टे, बट्टे लिखो या प्रति लिखो, बात क्या है, सेकंड, बट्टे का मतलब प्रति, समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये इस बल का क्या होगा, मात्रक होगा। एक इंटरेस्टिंग बात बता, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोस्तों इसी को ही तो हम कहते हैं न्यूटन, इसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन, इसी को ही हम न्यूटन कहते हैं, ये बात न्यूटन। दोस्तों ये न्यूटन मैंने इधर लिखा है जो कि बल का मात्रक है, न्यूटन ने ये कहानी बताई, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए इस बात को किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इस बात को कह दिया गया न्यूटन, है ना, न्यूटन को सम्मान देने के लिए। लेकिन इसके पीछे जो असल इसका मात्रक है वो ये बात है। दोस्तों एक बल का छोटा मात्रक और भी है, मैंने कहा ना छोटे बड़े कई सारे मात्रक है ना, तो बल का मात्रक है पाउंड भी है, तो बल का मात्रक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक है डाइन, क्या है, डाइन, डाइन है बल का मात्रक। तो अगर अपन इसकी बात करें ना न्यूटन की, तो 10 की घात 5 डाइन, है ना, 10 की घात कितना, 5, 10 की घात 5, ये बात आप याद रखें, डाइन। लेकिन डाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर हम यूज में लेते हैं न्यूटन मात्रक को ही, पीछे न्यूटन के पीछे बात है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। पढ़ने में इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये था अपना संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, किसी वस्तु का जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, ये बात है इस नियम के लिए, है ना। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी है इस नियम के, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप गेंद को रोक सकते हैं लेकिन गोली को नहीं रोक सकते। खिलाड़ी कैच पकड़ता है, आपको पता है कि वो गेंद को, फुटबॉल को आसानी से रोक पाता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। आगे वस्तु, अगर कोई इस वस्तु के संवेग से अगर मान लो वो वस्तु उसको झेल नहीं पा रही तो उस वस्तु को टूट जाना पड़ेगा यदि उसे जबरदस्ती जोर से फायर किया गया, है ना। तो इस तरीके से ये था आपके संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों गति का जो तृतीय नियम है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। आप इसके लिए तो केवल फॉर्मूला ही याद रखेंगे, फॉर्मूले से परिभाषा लिख देंगे। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है दोस्तों। तो ये बात हो जाएगी और बहुत सिंपल भी है ये इसके लिए। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गति का कौन सा नियम, तीसरा नियम। और तीसरे नियम का एक और नाम मैंने आपको बताया है और वो नाम ये है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, है ना। क्या होगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम, देखिए अपन लिखेंगे गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। गति का जो तीसरा नियम है, और इसका एक और नाम मैं आपको बता देता हूं, क्या बताया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं, ये बात समझना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस नियम को बता देता हूं कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के लिए उसके विपरीत और समान प्रतिक्रिया का होना जरूरी है। तो
हर एक क्रिया के विरुद्ध उसके समान और उसके विपरीत दिशा में, विपरीत आप मान सकते हैं, तो वो प्रतिक्रिया होगी। तो लिखता हूं, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है या होना आवश्यक है, होती है या होना आवश्यक है। बच्चों, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना जरूरी है। कैसे है कि यदि कोई बंदा तैर रहा है पानी में, तो उसको चाहिए, उसको आगे बढ़ना है, आगे की ओर क्रिया करनी है, तो उसको पीछे की तरफ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, बल पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, अपने आसपास जो पानी है उस पानी को पीछे धकेलना पड़ेगा, तभी वो बंदा आगे बढ़ पाएगा। आप समझे? देखिए, आप नहीं समझे तो दूसरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं। यदि आपके पास इस तरीके का कोई धनुष है, यदि आपके पास इस तरीके का क्या है, धनुष, और इस पर कोई इस तरीके से तनी हुई डोरी है और बाण है। अब उस बाण के माध्यम से, इस डोरी के माध्यम से आपको यदि बाण चलाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल सी बात है भाई, तीर अगर चलाना है, ये तीर है, इधर डाला, अब इसको आगे की तरफ समान, ये इस दिशा में क्रिया करवाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? पीछे की ओर खींचना पड़ेगा डोरी को, पीछे की ओर बल लगाना पड़ेगा। पीछे की ओर बल लगाया, जितना ज्यादा आपने खींचा वो उतना ही आगे जाएगा, समान दोनों, है ना? जितना खींचा, मान लीजिए आपने दबा के खींचा है तो वो बहुत आगे जाएगा, और कम खींचा है तो वो नजदीक ही गिर पड़ेगा। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इस आगे की तरफ जो ये क्रिया है, इस क्रिया के लिए पीछे की तरफ इस डोरी को खींचना जरूरी है, तभी वो बाण जो आपने इधर लगाया है ना, वो बाण आगे जा पाएगा, वो बाण आगे जा पाएगा। तो किसी भी क्रिया के लिए उसके समान परंतु कौन सी दिशा में विपरीत, उधर बढ़ाना है तो इसे इधर खींचना पड़ेगा। समान परंतु विपरीत दिशा में क्रिया का होना क्या होना है? जरूरी होना है। दोस्तों, आप देखते हैं कि हवाई जहाज जो चलते हैं या रॉकेट जो उड़ाए जाते हैं, उन रॉकेट में भी ये चीजें होती हैं। जैसे ये कोई रॉकेट चलाया जा रहा है, इस तरीके का है ना, और इस रॉकेट में ईंधन भरा। अब यदि इस रॉकेट को ऊपर की ओर गति करवाना चाहते हैं, इस रॉकेट को ऊपर की तरफ गति करवाना चाहते हैं, तो पीछे की ओर से जोरदार स्पीड से ईंधन जलेगा, और ईंधन जलने के साथ पीछे गैसें निकलेगी, बहुत धुआंधार तरीके से, स्पीड से। और ये स्पीड से जैसे ही ये निकलेगा धुआं, तो रॉकेट आगे की ओर क्या करेगा? गति करेगा। रॉकेट आगे की ओर गति करेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं। रॉकेट पीछे की ओर कैसे निकलेगी तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ेगा, है ना? क्योंकि आगे की ओर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना जरूरी है। ये प्रतिक्रिया अगर हल्का सा बल लग रहा है, हल्के वेग से निकल रही है, तो रॉकेट नहीं उठेगा। फिर थोड़ा तेज नहीं उठा, थोड़ा तेज नहीं उठा, लेकिन जैसे ही इधर लगने वाला बल इसके बार के तुल्य हो जाएगा, इसके द्रव्यमान के तुल्य हो जाएगा, और द्रव्यमान से जैसे ही चीज ज्यादा होने लगेगी, बल ज्यादा लगने लगेगा नीचे की ओर द्रव्यमान से, तो वस्तु को ऊपर उठना पड़ेगा। भाई कोई 5 किलो की वस्तु है, 10 किलो की वस्तु है, उसे हल्के बल से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं उठेगी, वो नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। लेकिन उसके बार से ज्यादा बल जैसे ही लगाया कि तुरंत वो वस्तु उठ जाएगी, है ना? तो ये होता है कि भाई सम्मान तो होनी चाहिए ना, प्रतिक्रिया जो होती है वो सम्मान होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी वस्तु के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना जरूरी होगा। तो ये चीज है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। धनुष का एग्जाम्पल ले लीजिए, रॉकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, बंदूक से गोली दागने को ले लीजिए, तो वो सारी चीजें होगी।
तो इस कारण से ये प्रतिक्रिया होती है। पानी में तैरता व्यक्ति ले लीजिए, पानी में तैरती नाव ले लीजिए, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जिनमें पीछे की ओर प्रतिक्रिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये बात मैंने आपसे कही है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गति का तृतीय नियम। तो एग्जाम्पल जो है वो आप अपनी भाषा में उन्हें लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और वैसे एग्जाम्पल अपनी बुक में भी देके रखे हैं, तो बुक को भी साथ में देखते हुए आपको चलना है कि किस तरीके से है सारी चीजें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, धन्यवाद।